दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सच्चाई। यह सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए जब से पता चला था कि आज मेरी माँ अपने दूसरे पति के साथ मुझे लेने किसी भी समय आ सकती है। तब से मेरी भूख प्यास भी खत्म हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं माँ के साथ उनके दूसरे पति के घर नहीं जाना चाहती थी। पहली नज़र में वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। जैसे ही माँ की शादी उनसे हुई वैसे ही एक तरफ माँ मुझसे अलग हो गई और दूसरी तरफ मुझे उनकी यह दूसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब माँ की शादी की रस्में चल रही थी तब वह मुझसे कई बार बातें करते थे। कभी वह अपनी बहन के साथ मेरी मौसी के घर आते तो कभी अकेले और मुझसे बिना कुछ कहे जरूरत से ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करते। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मनोज अंकल हमारे घर रिश्ता लेकर आने लगे, तब माँ ने मौसी से कहा कि लड़के वालों को मेरी बेटी सुनैना के बारे में मत बताना, वरना वे मुझसे शादी करने से मना कर देंगे। फिर क्या होगा? क्या मैं तुम्हारे घर बैठी रहूंगी सारी जिंदगी और मेरे बहन और जीजा के ताने सुनती रहूंगी? लेकिन मौसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने मनोज अंकल से कुछ भी नहीं छुपाया और साफ-साफ बता दिया कि माँ के पहले पति के भी एक बेटी है। माँ इस बात पर मौसी से नाराज़ हो गई, लेकिन मौसी ने उन्हें समझाया और कहा कि अगर मनोज शादी के बाद किसी भी तरह से सब जान जाए, तो तब भी मुश्किल बहुत बड़ी होगी। अगर पहले ही सारी सच्चाई बता दी जाए, तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर रिश्ता झूठ पर बना, तो वह कभी टिक नहीं सकता। माँ ने मौसी की बात काटते हुए कहा, शादी के बाद मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? मौसी ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कब समझदार बनोगी अनीता। तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन कभी-कभी बच्चों जैसी बातें करती हो। मान लिया कि तुम्हारे होने वाले पति का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तुम्हें अपने जीजा के स्वभाव के बारे में नहीं पता? कितना छोटा दिल है उसका। जब से तुम यहाँ आई हो, तब से उनका मूड हमेशा खराब रहता है। सुबह-शाम मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। यह तुमसे छुपा नहीं है। अगर बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे सिर पर न होती, तो मैं कब की इस पति को छोड़ चुकी होती। मैंने आगे कहा, लेकिन तुम ही बताओ, अगर मैं 5 बच्चों के साथ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरा नसीब इस इंसान के साथ बन चुका है, इसलिए मजबूरी में जी रही हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि बुरा मत मानना, अगर तुम शादी कर रही हो, तो अपनी बेटी को भी अपने ही साथ ले जाना। अब मैं अपने पति की बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि जब गुस्से आता है तो उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। इस पर माँ चुप हो गई, लेकिन बार-बार यही जोर देने की कोशिश करती रही कि किसी भी तरह मौसी मेरे होने वाले पति को यह ना बताए कि वह पहले से एक बच्चे की माँ है। पर मौसी ने माँ की एक ना सुनी और साफ-साफ शब्दों में कह दिया, मैं अनीता की बेटी को नहीं छुपाऊँगी। माँ इस बात पर बहुत परेशान हो गई, लेकिन मौसी ने उनके साफ कह दिया कि जो आदमी तुमसे सच्चा रिश्ता जोड़ना चाहता है, उसे तुम्हारी बेटी को भी अपनाना चाहिए। अगर यह आदमी तुम्हें अपना सकता है, तो तुम्हारी बेटी को भी अपनाना चाहिए। दरअसल मौसी यह बात बार-बार इसलिए कह रही थी, क्योंकि जीजाजी हमें अपने घर में रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पापा के गुज़र जाने के बाद हमें मौसी के घर आए करीब 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में मैंने और माँ ने एक दिन भी चैन से नहीं बिताया था। जीजाजी बेहद कंजूस थे, हर वक़्त घर के खर्चे का रोना रोते रहते। मैं और माँ अक्सर इस बात से शर्मिंदा हो जाती कि हमारी वजह से उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही थी। उनका खुद का परिवार छोटा नहीं था और ऊपर से हमारा बोझ भी उनके सिर पर आ पड़ा था। माँ ने कई बार कोशिश की कि कोई काम शुरू करें, लेकिन मौसा जी उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि अगर तुम घर से बाहर जाना कर काम करोगी तो फिर हमारे घर वापस मत आना। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे घर की औरतें जाकर काम करें। इस वजह से मैं जैसे-तैसे 10वीं पास कर पाई और उसके बाद घर बैठ गई। अब आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि मुझे बहुत इच्छा थी कि हाई स्कूल के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखूं और किसी तरह कोई छोटा-मोटा काम करूं, ताकि कुछ पैसे कमाकर मौसी की मदद कर सकूं। कम से कम तब हमें याद रहने की थोड़ी शांति तो मिल सकती। लेकिन मौसी की जिद और गुस्से को देखते हुए मैं चुप हो गई। मौसा जी बहुत अजीब आदमी थे।
ना तो हमें बाहर जाकर काम करने देते और ना ही हमें घर में ढंग से खाने देते थे। खाने के समय अक्सर बैठकर घर के खर्चों का रोना रोते रहते। यही कारण था कि माँ और मैं अक्सर घर रात को भूखे ही सो जाते। हमारी वजह से बेचारी मौसी भी कई बार अपने पति की गालियों का शिकार हो जाती थी। ऐसे माहौल में माँ के पास बस एक ही रास्ता बचा था। कभी-कभी मैं सोचती थी कि अगर माँ पढ़ी लिखी होती तो अपने और मेरे लिए खुद खड़ी हो सकती थी। फिर हमें मौसी के घर इस जिल्लत भरी जिंदगी को कभी नहीं जीना पड़ता। भले ही हम एक छोटे से कमरे में रहते, लेकिन कम से कम सुकून से तो रहते। लेकिन अब माँ को अपनी सारी परेशानियों का हल अपनी दूसरी शादी में ही दिख रहा था। जब मोहल्ले की मंजू आंटी ने उनके कान में यह बात डाल दी कि तुम अभी जवान हो, फिर क्यों नहीं दोबारा शादी कर लेती? कब तक अपनी जवान बेटी के साथ अपनी बहन के घर पड़ी रहोगी? तब से माँ ने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने मंजू आंटी से कहा कि वह उनके लिए कोई रिश्ता देखें। जीजा जी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जब मंजू आंटी ने माँ को मनोज अंकल की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में बताया तो माँ पूरी तरह से प्रभावित हो गई और बिना समय गंवाए तुरंत हाँ कर दी। लेकिन तब मंजू आंटी ने बताया कि ये आदमी पहले से ही 2 शादियां कर चुका है। तब माँ आश्चर्यचकित रह गई और उन्हें आंसू भरी नजरों से देखने लगी। तब मंजू आंटी ने तुरंत कहा कि उसने अपनी दोनों पत्नियों को इसलिए तलाक दिया क्योंकि वे बिल्कुल भी अच्छे चरित्र नहीं थी। इसलिए तुम उनकी टूटी हुई शादियों को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। वह अभी भी जवान है, अमीर है और इसी वजह से तीसरी बार शादी कर रहा है। माँ ने कहा कि जब उसने पहले दोनों पत्नियों को तलाक दे दिया है, तो इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। यह रिश्ता हर तरह से मंजूर है। इस पर मौसी ने जल्दी से माँ से कहा कि पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, इतनी जल्दी मत करो। हथेली पर सरसों उगाने की कोशिश मत करो। लेकिन माँ ने तुरंत जवाब दिया, जब मैंने हाँ कर दी, तो अब किसी और को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इस पर मौसी चुप हो गई क्योंकि वह जानती थी कि माँ बेहद जिद्दी है। दूसरी बात यह थी कि मौसी खुद अपने पति के कारण बहुत परेशान थी और उनके दिल से यही चाहती थी कि मैं और माँ बस उनके घर से रवाना हो जाएं। जब मनोज अंकल हमारे घर रिश्ता लेकर आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया। मुझे तब से ही उनके ऐसे घूरने से दिक्कत होने लगी थी। यह मेरे और उनके बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात थी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। इसकी जब भी वह हमारे घर आते, मैं यहाँ-वहाँ खिसकने की कोशिश करती, लेकिन फिर वह अलग-अलग बहानों से बार-बार हमारे घर आने लगे। जब भी मौसी घर पर नहीं होती, तो मुझे ही चाय-पानी लेकर ड्राइंग रूम में जाना पड़ता, क्योंकि माँ उनके सामने नहीं जाती थी। एक दिन जब मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई, तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं दूरी बनाकर रखे सोफे पर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद वह मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे मुझे घूरते हुए किसी सोच में डूबे हुए थे। उनकी लगातार टिकी हुई नज़रों को देखकर मैं बहुत असहज हो गई थी। यही वजह थी कि मैं वहाँ से उठने लगी, तभी उन्होंने मुझसे अजीब-अजीब से सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिनका कोई मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे वह चाहते ही नहीं थे कि मैं वहाँ से जाऊँ। वह मुझे बिल्कुल एक तेज नज़र वाले शिकारी जैसे लगे, जिसे यह अच्छी तरह पता हो कि अपने शिकार को कब और कैसे अपने काबू में रखना है। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, बस अब तो मौसी जल्दी से कमरे में आ जाए ताकि मैं यहाँ से उठकर भाग सकूं। और फिर जैसे ही मौसी चाय की ट्रे उठाए हुए ड्राइंग रूम में आई, मैं बिना एक पल गवाए वहां से उठकर चली गई। मैं एक दिन माँ से मनोज अंकल के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करने ही वाली थी, लेकिन जब मैंने पहली बार पापा की मौत के बाद माँ के चेहरे पर खुशी देखी, तो मैं चुप रह गई। माँ ने बहुत लंबे समय बाद मुस्कुराया था। कुछ महीनों के बाद माँ की शादी हो गई और वह मनोज अंकल के घर चली गई। मौसी ने पूरी कोशिश की कि मेरी माँ मुझे भी अपने साथ ले जाएं, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी तुझे अपने साथ नहीं ले जा रही। यह सही नहीं होगा। पहले मैं वहां जाकर माहौल देख लूं, फिर तुझे अपने साथ ले जाऊंगी।
माँ के इस फैसले से मुझे ज़रा भी दुःख नहीं हुआ, बल्कि मैं मन ही मन शुक्रगुज़ार थी, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे माँ के साथ न जाना पड़े। यह और भी अच्छा हो गया। माँ की विदाई का दुःख तो अपनी जगह था, लेकिन जैसे ही उनके साथ रहने की बात सोचती, मेरी जान निकलने लगती, क्योंकि जब भी मनोज अंकल की घूरती हुई आँखें की याद आती, मेरे दिल में माँ की शादी को लेकर एक अनजाना डर समा जाता। तभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन माँ का फ़ोन मौसी के पास आया और उन्होंने कहा, "शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, सुनैना को तैयार रखना, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगी।" उस समय मैं मौसी के पास बैठी सब्ज़ी काट रही थी कि माँ की बातें सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने डर भरी नज़रों से मौसी की तरफ देखना शुरू कर दिया। मुझे हर पल यही डर लगता कि माँ कभी भी मुझे लेने आ सकती हैं, और मेरा यही डर उस दिन सच हो गया। जब मौसी ने फ़ोन रखते ही मेरी ओर देखा और मुझे माँ का संदेश सुनाया, मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा पीला पड़ा चेहरा देखकर मौसी ने तुरंत अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और बोली, "पगली, क्यों घबरा रही है? तुझे अपनी माँ के पास रहने को मिलेगा और वहाँ का माहौल यहाँ से कहीं बेहतर होगा। वहाँ खाने-पीने की कोई कमी नहीं है। नौज भैया का हाथ बहुत खुला है। तू बहुत खुश रहेगी वहाँ।" मैंने मौसी की ओर देखा और धीरे से कहा, "मौसी, मैं माँ के साथ नहीं जाना चाहती।" मौसी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, "लेकिन बेटा, तुझे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए। वह तुझसे बहुत प्यार करती है।" मैंने उनकी ओर देखा और साफ-साफ शब्दों में कहा, "मौसी, मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे मौसी और मनोज अंकल दोनों अच्छे नहीं लगते।" मौसी ने मेरी ओर देखा और कहा, "यह बहुत गलत बात है सुनैना। वह अब तेरा चाचा नहीं, बल्कि तुझे उन्हें पापा कहना होगा। अब रिश्ते में वह तेरे पिता हुए।" यह सुनते ही मैं पूरी तरह उखड़ गई और तेज स्वर में बोली, "वह मेरे पिता नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही पिता थे।" मौसी ने मेरी बात सुनी और चिंता भरी नज़रों से मेरी ओर देखने लगी और कहा, "पिता कैसे होते हैं?" मैंने उदास स्वर में कहा। मौसी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, "सुनैना, रिश्ते में वह तेरा सौतेला बाप ही सही, लेकिन जो तुझे लेने आ रहा है, वह कोई कम नहीं है। तू क्यों इस तरह खाना-पीना छोड़कर परेशान हो रही है? बल्कि तुझे भगवान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए।" मैंने निराश स्वर में कहा, "क्या करूँ मौसी? मुझे बहुत डर लग रहा है।" मौसी ने मुझे समझाने की कोशिश की, "इसमें डरने की क्या बात है? यह डर तो तू अपने मन ही खुद ही पैदा कर रही है।" मैंने कुछ देर सोचा और फिर देर से कहा, "ठीक है, लेकिन अगर कभी मेरा मन हुआ तो क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ?" इस पर मौसी मुस्कुराई और बोली, "क्यों नहीं आ सकती पगली? मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जब भी दिल करे आ जाना। इसका मतलब यह नहीं कि अब मौसी का घर तुझ पर बंद हो जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।" मौसी ने मुझे सहानुभूति भरी नज़रों से देखा, लेकिन उनकी यह सांत्वना मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए काफ़ी नहीं थी। मैंने उनकी बातें सुनते ही अपने दिल ही दिल में रोना शुरू कर दिया और सोचने लगी कि किस तरह से मैं मौसी और माँ को अपनी असली भावना बता पाऊँ, जिससे वे मेरे अंदर बैठे डर को समझ सके। मैं खुद इतनी समझदार नहीं थी कि अपने डर को शब्दों में बयां कर सकूं। मौसी मुझे लगातार रोते देख कर परेशान हो गई और बोली, "क्या बात है सुनैना? क्यों इस तरह रो रही है?" तभी अचानक मैं फूट-फूट कर कहने लगी, "मौसी, मुझे यहीं रहने दो। चाहे मुझे अपनी नौकरानी क्यों न बना लो। मैं खुद मौसा जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करूँगी कि वे मुझे यहाँ रहने दें।" इस पर मौसी ने तुरंत मुझे सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, "भगवान ना करे कि तुझे कभी किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़े। भगवान ऐसा नसीब कभी न लिखे तेरे लिए, जैसा हमारे 2 बहनों के लिए लिखा है। तू यह मत सोच कि तेरा सौतेला पिता तुझे लेने आ रहा है, बल्कि तू यह देख कि वह खुद तुझे अपनाने को तैयार है।" अनीता बता रही थी कि मनोज भाई साहब ने खुद कहा था, "सुनैना को ले आओ। अब यह भी उसका घर है।" मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरी माँ मुझसे बात करते हुए कितनी खुश थी।
और तेरा नसीब देख, वरना अधिकतर सौतेले बाप इतने बड़े दिल वाले नहीं होते कि पहली पत्नी की संतान को भी अपना ले। मैंने रूंधे गले से कहा, मौसी मुझे वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उनमें क्या देखा है। मेरी बात सुनकर मौसी थोड़ा परेशान हो गई और बोली, तो बिना वजह ज्यादा सोच रही है। जब तू अपनी माँ के साथ रहेगी तब तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि तेरी फिक्र बेवजह है। यह तेरी चिंता करने की उम्र नहीं है। चिंता करने के लिए हम हैं। अब तू रोना धोना बंद कर और अच्छे बच्चों की तरह शाम तक अपना सामान तैयार कर ले। मौसी यह कहकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उनकी बातों से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस समय न जाने क्यों मुझे अपने पिता की बहुत याद आई। काश आज वह जिंदा होते तो मुझे यह सब कुछ सहना न पड़ता। शाम होने से कुछ ही समय पहले माँ अपने दूसरे पति मनोज के साथ मुझे लेने आ गई। जब मैंने और मौसी ने मनोज अंकल को देखा तो उनके हाव भाव देखकर हम दोनों ही हैरान रह गए। माँ ने चमकीली रंग की साड़ी पहनी थी और उनका मेकअप भी बहुत गहरा था। वह बार बार चहक रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वह बहुत खुश है। मौसी भी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने मौसी को बताया कि मनोज बहुत देखभाल करने वाला पति साबित हुआ है। मैंने आंखें मूंदकर इसे अपने घर ले आई थी, लेकिन यह उतना ही सही निकला जितना कि सभी अंधे लोग होते हैं। अब तुम यहीं से अंदाजा लगा लो कि इसने मुझसे दूसरे ही दिन शादी कर ली और कहा कि सुनैना को भी ले आओ। वह बेचारी तुम्हारे बिना परेशान हो रही होगी। माँ यह सब बताते हुए बार बार मेरी कनखियों से देख रही थी, लेकिन मैं अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती। माँ की बातों को सुनकर मौसी पूरी तरह निश्चिंत हो गई और फिर रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, हाँ सुनैना, तूने अपना सामान बांध लिया है ना? हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। मनोज को किसी जरूरी काम से जाना है। इस पर मैंने झिझकते हुए माँ से पूछा, माँ आप मुझे लेने क्यों आई? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक थी। माँ ने मुझे हैरानी से देखा और बोली, यह तेरा घर नहीं है। तेरा घर वही है जहाँ मैं रहती हूँ। फिर वह मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, हमने इस घर में जो वक्त गुजारा है, भगवान वह वक्त किसी दुश्मन को भी न दे। कहने को तो यह मेरी बहन का घर था, लेकिन हमें यहाँ हर समय सूली पर टांग कर रखा गया। अब जब हमें सच में अपना घर, अपनी छत मिल गई है, तो तू क्यों चिंता कर रही है? क्यों वहां रहने के लिए मरी जा रही है, जहां हर पल तुझे घुटन होती थी? मैं स्तब्ध रह गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि माँ को कैसे समझाऊं कि कम से कम यहाँ मौसा जी मुझे मनोज चाचा की तरह गंदी नजरों से तो नहीं देखते। ज्यादा से ज्यादा वह बस गुस्सा कर लेते हैं, जिसे मैं सहन कर सकती हूँ। लेकिन गंदी नजरों को कैसे सहन कर किया जा सकता है? लेकिन मुझे पता था कि माँ को यह सब समझाना पूरी तरह व्यर्थ था, क्योंकि मैं चाहकर भी उन्हें अपनी भावनाएं सही तरीके से नहीं समझा सकती थी। और अगर मैंने उन्हें कच्चे शब्दों में भी सब बता दिया था, तब भी वह मेरी बातों को समझ नहीं पाती, क्योंकि इस वक्त वह सिर्फ मनोज चाचा का नाम जप रही थी और उनके अलावा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने चाय पी, माँ ने कहा माँ ने मुझसे कहा, चल सुनैना, अब हमें निकलना चाहिए। मैंने आखिरी बार माँ को मना करने की कोशिश करी और आंसू भरी आंखों से मौसी की ओर देखा, लेकिन मौसी ने अपनी नजरें फेर ली। यह इस बात का सबूत था कि वह भी मुझसे यहाँ रोकना नहीं चाहती थी। मैंने खुद को भगवान के हवाले कर दिया और माँ के साथ मौसी के घर से बाहर निकल आई। मनोज चाचा कार लेकर सामने खड़े थे। वह खुद गाड़ी चला रहे थे, इसलिए माँ आगे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि मैं पीछे की सीट पर बैठी ही थी कि सामने के शीशे से दो घूरती आंखें मुझ पर जम गई। कैसी हो सुनैना? उन्होंने एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने धीरे से कहा, ठीक हूँ, और खिड़की के बाहर देखने लगी। गाड़ी चलने लगी थी कि लेकिन
अचानक जब मेरी नज़र कार के सामने वाले शीशे पर पड़ी, तो मैंने देखा कि मनोज चाचा बार-बार मेरी तरफ देख रहे थे। उनका इस तरह बार-बार मुझे देखना मेरे दिल को बहुत बेचैन करने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं उनके लगातार घूरने से असहज हो गई। मैं सोचने लगी कि यह आदमी इस हालत में है, तो घर जाकर क्या होगा? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बुरी तरह असफल रही। सच कहूँ तो मेरा दिल किसी भी तरह से इस इंसान के लिए इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं था। जब हम घर पहुँचे तो मेरा दिल दहल गया। यह एक बहुत पुराना घर था, जो बेहद अजीब लग रहा था। मैं पूरी तरह बंद पड़े घर को देखकर मेरा दिल भी घबराने लगा और निश्चिंत दिख रही थी। उन्हें मुझे अपने साथ देखकर बहुत सुकून मिला था, जबकि मनोज चाचा का रवैया वही था, जो मैं अब तक देखती आ रही थी, जिसे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। लेकिन दूसरी ओर अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर मैं थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। माँ ने मेरा बैग और सामान उस कमरे में रख दिया, जिसे उन्होंने पहले से ही मेरे लिए तैयार कर रखा था। कमरा साफ-सुथरा और व्यवस्थित था। यकीन मानिए, माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आराम करूँ। मंजू मौसी ने हमें बताया था कि मनोज चाचा बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके घर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर माँ की खुशी को महसूस करना मेरे लिए बड़ी बात थी। शाम को जब मैं कमरे से बाहर निकली, तो माँ रसोई में व्यस्त थी और चाचा आंगन में बैठकर टीवी देख रहे थे। जैसे ही मैं वहां से गुजरी, उनकी नजरें मुझ पर जम गई। हेलो बेटा, उन्होंने कहा। उन्होंने बेटी शब्द बहुत कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा, लेकिन मैं बस उन्हें देखती रह गई और फिर नजरें झुकाकर रसोई की ओर जाने लगी। तभी वह तुरंत उठकर मेरे पास आ गए। यहाँ कैसा लग रहा है? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। जी, ठीक है। मैंने आंखें झुकाकर जवाब दिया और जल्दी से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वह करीब आ गए। डरो मत, यह तुम्हारा ही घर है। आराम से रहो, मुझे अपना समझो। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हल्का सा दबाया। ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। मैं तुरंत पीछे हट गई और तेजी से रसोई की ओर बढ़ गई। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उनका ध्यान मेरी कमर पर जमा हुआ है। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं माँ के साथ रसोई में लग गई। जब वापस कमरे में आने लगी, तो मनोज चाचा फिर से रास्ते में आकर खड़े हो गए। तो कहाँ जा रही हो? उन्होंने बहुत मुलायम स्वर में पूछा, जिससे मैं घबरा गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैंने कहा। आओ मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं चली जाऊंगी। यह कहकर जल्दी से उनके पास चली गई। लेकिन उनकी अजीब सी मुस्कान मेरी आंखों से हट नहीं रही थी। कमरे में आते ही मैंने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। यह पहली बार था जब मैंने किसी को मौजूदगी में इतनी तीव्र सुरक्षा महसूस की थी। माँ ने रात के खाने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप खा रही थी। इस दौरान चाचा बार-बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बस हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी। अचानक मुझे अपने पैर पर किसी के स्पर्श होने का एहसास हुआ। माँ ठीक मेरे बगल में बैठी थी और चाचा सामने। जब मैंने यह स्पर्श महसूस किया, तो मैं घबरा गई और चाचा की ओर देखने लगी। वह मेरी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने पैर को पूरी शांति से साथ मेरे पैर पर रख दिया था और धीरे-धीरे मुझे छू रहे थे, जिससे मेरा बचा-खुचा खाना भी अब गले से नहीं उतर रहा था। अचानक मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, तो माँ ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ सुनैना? कहाँ जा रही हो? उन्होंने मेरी प्लेट की तरफ देखा, जिसमें खाना वैसे ही पड़ा था। मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने कहा। अरे क्यों मन नहीं कर रहा? मैंने तो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। माँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जाकर आराम करूंगी। इस पर माँ की आंखें थोड़ी संकुचित हुई, लेकिन मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
कमरे में आते ही सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया, वह यह था कि यह सब क्या हो रहा है? आखिर आखिर चाचा के इस तरह के व्यवहार का क्या मतलब था? मैं इन्हीं विचारों में उलझी रही। पता नहीं रात का कौन-सा पहर था, लेकिन नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर हल्की-सी दस्तक हुई। मैं घबरा गई और पूछा, "कौन?" मैं मनोज। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। "क्या बात है?" मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। "कुछ नहीं, बस पूछना था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं?" उसकी आवाज़ धीमी थी जैसे कोई और न सुन सके। "मुझे कुछ नहीं चाहिए," मैंने जल्दी से कहा। "अच्छा, अच्छा," उसने कहा और फिर मुझे उसके कदमों की आवाज़ दूर जाती हुई सुनाई दी। लेकिन मेरा दिल अब भी ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन उसके किए हुए हर एक काम को बार-बार याद कर रही थी। अगली सुबह जब मैं जागी, तो माँ पहले से ही उठ चुकी थी और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। चाचा भी वहीं मौजूद थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, उनकी नज़र मुझ पर टिकी गई। "अच्छा हुआ तुम उठ गई, मैं अभी तुम्हें जगाने ही आ रही थी," माँ मुस्कुराकर बोली। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में आकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ? मेरा मन बहुत उलझ में था। तभी माँ ने कहा, "नाश्ते के बाद मैं पास के बाजार में जा रही हूँ, तुम रसोई साफ कर देना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी।" यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं उनसे कहना चाहती थी कि मैं भी साथ चलूँगी, लेकिन वह इतनी जल्दी में थी कि मेरी बात सुने बिना ही बाहर निकल गई। उनके जाते ही मैं आंगन में आकर खड़ी हो गई। अंदर कमरे में चाचा तेज आवाज़ में पंजाबी गाने सुन रहे थे। ऐसे माहौल में मेरा अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। इसलिए मैं सीढ़ियों पर बैठ गई, तभी अचानक चाचा की आवाज़ आई, "सुनैना, कहाँ हो? इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।" मैं अंदर कमरे में गई, गानों की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी और अब वहाँ अजीब-सी खामोशी थी। वह मुझे बुला रहा था। मेरे कदम भारी हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ? किसी भी हालत में अंदर जाना नहीं चाहती थी। तभी अचानक उसकी खाँसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। भगवान जाने उसे क्या हो गया। धड़कते दिल से जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, वहीं खड़ी होकर पूछा, "क्या बात है? आप मुझे बुला रहे थे?" तो वह तुरंत बोला, "अरे भाई, अगर इतनी दूर खड़ी रहोगी तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? जरा पास आओ, मैं तो दर्द से मर रहा हूँ और तुम यह भी नहीं पूछ रही कि क्या हुआ?" धड़कते दिल से मैंने पूछा, "क्या हुआ?" उसके चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कान थी। "अरे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अपना समझती हो, तो ज़रा पैरों की मालिश कर दो। अगर माँ होती तो वह कर देती। अब वह नहीं है, तो तुम ही कर दो।" माँ की गैर मौजूदगी में मैं उनके पास जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन उसके बोलने का लहज़ा कोमलता से गुस्से में बदल गया, जिससे मैं डर गई। "अरे! मैंने ज़्यादा तो नहीं कहा, आओ।" डरते हुए मैं उसके पास गई। उसने अपने पैर मेज़ पर रख दिए और आँखों से इशारा करके कहा, "दबाओ मेरे पैर।" मैं मजबूरी में उसके पैर दबाने लगी। वह बहुत खुश हो गया और बोला, "यहाँ तुम्हें कुछ कमी तो नहीं लग रही? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो बताना।" यह कहते हुए वह मेरे और करीब आकर बैठ गया। मैं घबराकर उठी तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह डर गई थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसे कह सकूं कि मेरा हाथ छोड़ दे। बार-बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, "बेटी, घबराओ मत, यह तुम्हारा अपना ही घर है। तुम यहाँ हर तरह से सुरक्षित हो।" मैंने घबराकर एक तरफ देखा कि अचानक उसे क्या हो गया है। तभी पीछे से माँ की आवाज़ आई और एक पल में समझ गई कि उसने अचानक अपना लहज़ा क्यों बदला। वह सच में बहुत मक्कार था। माँ के सामने उसका व्यवहार कुछ और था और जब मैं अकेली पाती तो वह अपने असली शैतानी रंग में आ जाता था। मैं तुरंत अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे दिल में डर की लहर दौड़ रही थी,
मैं नहीं जानती थी कि इस स्थिति में क्या करूं और इसे कैसे छुटकारा पाऊं। मैं माँ को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद वह मेरी बात पर विश्वास ना करे। चाचा की ये छोटी-छोटी हरकतें मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। कुछ देर बाद माँ कमरे में आई। मैं रोते हुए बोली, माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ ने मुझे शांत किया और कहा, ठीक है, अब जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे राहत मिली। इस दौरान मैं सिर्फ चाचा की मौजूदगी में अपने कमरे में रहने की कोशिश करती थी, लेकिन जब भी वह घर से बाहर जाते, मैं तुरंत माँ के साथ घर चली जाती। एक दिन चाचा ने माँ से कहा कि उसे अपने व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए उसे घर के खर्च पूरे करने के लिए कहीं काम करना होगा। माँ चिंतित हो गई और बोली, मेरी पढ़ाई खास नहीं है और न ही मुझे कोई खास हुनर आता है। इस पर मैं क्या काम करूंगी? चाचा ने कहा, इसमें पढ़ाई या हुनर की जरूरत नहीं है। यह एक अचार की फैक्ट्री है और तुम्हें सिर्फ वहाँ पैकिंग करनी है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। सारा काम 1 हफ्ते या 10 दिन में हो जाता है। तुम सीख जाओगी। माँ चुप हो गई, लेकिन मैं परेशान हो गई। जैसे ही चाचा घर से बाहर गए, मैंने माँ से कहा, माँ, जहाँ भी तुम काम करने जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैंने गुस्से में कहा, तो माँ परेशान हो गई। ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ आना। उन्होंने कहा। अगले दिन जब चाचा माँ को फैक्ट्री छोड़ने जा रहे थे, मैं भी उनके साथ चली गई। इस पर चाचा ने माँ को गुस्से से देखा और कहा, तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? माँ ने कहा, यह अकेले कैसे रहेगी? इस पर चाचा माँ से गुस्से में बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे ससुराल वालों का स्टेबल नहीं। तुम्हारी बेटी यहाँ अकेले डर जाएगी। और वैसे भी फैक्ट्री में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें काम करना होता है, कोई और नहीं जा सकता। माँ ने कहा, ठीक है, वह भी फैक्ट्री में काम करेगी। उसे घर बैठे बैठे बोरियत हो रही है। चाचा ने तुरंत कहा, उसे फैक्ट्री में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें सारा जीवन काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ महीनों की बात है और मेरा वह प्यार फिर से ठीक हो जाएगा। तुम घर बैठो और घर पर राज करो। माँ चुप हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह ज्यादा बहस करती तो चाचा का मूड इतना खराब हो जाता कि वह कुछ और भी कह सकता था। वह चुपचाप चाचा के साथ चली गई, जबकि मैं यह सोचने में परेशान थी कि अब मेरे साथ क्या होगा। जब माँ फैक्ट्री जाती तो चाचा अक्सर मुझे किसी न किसी बहाने अपने कमरे में बुलाते थे। कभी कहते थे कि उन्हें सिर में दर्द हो रहा था, कभी कहते कि उनके पैर दबाओ। वह हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते। जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने इसकी शिकायत नहीं की, तो वह अब और भी ज्यादा बेहाय हो गए थे। बिना किसी संकोच के वह मुझसे बात करने लगते थे। अब उनकी बदतमीजी की हदें बढ़ने लगी थी, जो मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे सब कुछ माँ को बता देना चाहिए। आखिरकार क्यों मैं उसके पति की गलत हरकतों को छुपाऊं, बल्कि मुझे साफ-साफ माँ को बताना चाहिए कि वह जब फैक्ट्री भेज दी जाती है तो यह आदमी पूरे दिन घर बैठा रहता है और मुझे तंग करता है। शायद यह सब जानने के बाद माँ कोई बेहतर निर्णय ले पाएंगी। इसलिए मैं माँ का इंतजार करते हुए बहुत बेचैन थी। जब वह शाम को लौटी तो मैंने मौका पाया और माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने मेरी सारी बातें पूरी गंभीरता से सुनी और गहरी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने मौसी से बात की और कहा, तुम अपने घर में सुनैना को रख लो। लेकिन मौसी ने माँ से साफ तौर पर मना कर दिया और कहा, तुम माँ बेटियां अब अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ, मुझे तो चिंता है। उन दिनों मौसा जी का एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर टूटने की वजह से वह खाट पर लेटे रहते थे। इस वक्त उनकी गुस्से की सीमा बहुत बढ़ गई थी। अपनी मजबूरी की वजह से वह मौसी को मार तो नहीं सकते थे, लेकिन हर छोटी-छोटी बात पर उन्हें गालियां देते थे। वह उनके ऊपर बहुत गुस्से में रहते थे। इस स्थिति में मौसी ने पूरी तरह से माँ से हाथ खींच लिया था, जिसके कारण माँ और भी परेशान हो गई।
मुझे लगा कि माँ कोई हल निकालेंगी, लेकिन जब माँ ने कहा, तुम चुप रहो और जब मैं घर पर नहीं हूँ, तो कमरे से बाहर मत आना, बस अंदर से अपने कमरे को बंद करके बैठी रहना। तो मुझे अपनी माँ पर हैरानी हुई, क्योंकि यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं था। इस पर माँ ने कहा, फिर क्या करूँ? तुम ही मुझे बताओ। मैं तुम्हें मौसी के घर नहीं ले जा सकती, तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तो और कोई हल है क्या? बचा हुआ एक ही हल था, कमरे में बंद रहना, जब तक मैं घर में वापस नहीं आती। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। भले ही माँ मेरे पास थी, पहले मुझे अपनी माँ पर गर्व था कि वह मुझे किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह मेरे सम्मान की कीमत पर अपने घर को बचाने के लिए तैयार थी। अब मुझे खुद कुछ करना था, क्योंकि मैं देख रही थी कि चाचा के गंदे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। परिस्थितियों के कारण मैं जल्दी बड़ी हो गई थी और मुझे अच्छे बुरे का बहुत एहसास था। एक दिन जब माँ फैक्ट्री गई, तो मैंने रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया और फैसला किया कि जब तक माँ नहीं आएंगी, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। वह आदमी बार-बार आकर मेरे दरवाजे के पास घूम रहा था और मुझे आवाज़ दे रहा था। उसकी गंदी नीयत मुझ पर साफ-साफ दिख रही थी। वह जिस तरह से मुझसे बर्ताव कर रहा था, मुझे मेरे सम्मान को खतरे में डालता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। फिर जो हुआ वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं कैसे उस आदमी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। हालाँकि मैंने अंदर से दरवाज़ा अच्छे से बंद कर रखा था, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मैं कमरे के कोने में खड़ी हो गई। जैसे ही वह अंदर आया, उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं रोज़ की डर की स्थिति से परेशान हो चुकी थी और मैंने खुद को यह सोचकर तैयार कर लिया था कि अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और उसे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि उसका सिर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर वह उठ नहीं सका। मैं वहीं खड़ी रही बहुत देर तक, उस स्थिति में सोच रही। मेरे होंठ भी काँप रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि चाचा अब उठकर मेरे पास नहीं आ रहे, अचानक मेरी तवज्जो वापस आ गई। मैं तुरंत कमरे से लंबी-लंबी कदमों से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं आकर आंगन में बैठ गई। कई घंटे गुज़र गए, लेकिन मैंने अंदर से चाचा को उठते हुए नहीं सुना। मुझे अचानक लगा कि वह मर गए। मुझे घबराहट हुई और मैंने बार-बार अपनी हथेलियों को देखा, यह जानने के लिए कि क्या मेरी धक्का से वह मर गए हैं। लेकिन मुझे अंदर जाकर देखने का साहस नहीं था। दिन ढल चुका था और माँ के आने का समय हो गया था। मैं आंगन में बेचैन होकर इधर-उधर टहलने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैं दौड़ते हुए दरवाजे खोलने लगी। माँ मेरे सामने खड़ी थी। मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर वह घबरा गई और बोली, सब ठीक है सुनैना? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं रोते हुए बोली, चाचा, माँ, अंदर। मुझे अचानक डर लगा और मैंने माँ से कहा, क्या हुआ मनोज को? मैंने उसे अपने कमरे में ले जाकर दिखाया। माँ ने देखा कि उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। वह मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने रोते हुए सब कुछ उसे बताया। माँ सिर पकड़ कर बैठ गई। फिर अचानक वह उठी और मुझसे कहा, यह सब मैंने किया है। सावधान रहना। अगर तुमने अपनी जुबान से एक शब्द भी बोला, तो देख ले। मैंने माँ की बात सुनकर चुपचाप सिर झुका लिया। मन में सोचा, लेकिन चाचा की जान तो मेरे हाथों चली गई है, फिर क्यों तुम इसे अपना सिर ले रही हो? माँ ने कहा, मैंने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़े, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी भी पूरी जिंदगी बाकी है। ऐसा कुछ मत करो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। माँ ने मोए को बुलाया और उसे कहा कि इस मामले को बहुत ध्यान रखना। इसके बाद माँ ने पुलिस को फ़ोन किया और आधे घंटे में पुलिस हमारे घर पहुँच गई।
माँ ने मेरी गुनाह का इकरार करते हुए पूरा दोष अपने सिर ले लिया। वह दिन था जब माँ को जेल भेजा गया। मैं बहुत रोई। इस हालत में मेरी माँ आज पहुंची थी, इसका कारण मैं ही थी। लेकिन माँ मुझे समझाने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। काश मैं अंधी नहीं होती तो तुम्हें उस दरिंदे के हाथों इतनी तकलीफ नहीं होती। माँ बहुत पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं मुड़कर वो मौसी के घर चली गई, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरा पास जाने का कोई और ठिकाना नहीं था, तो मैंने अनाथ आश्रम जाने का सोचा। लेकिन मौसी ने मुझे बताया कि अनाथ आश्रम में लड़कियों की इज्जत और भी ज्यादा खतरे में होती है, इसलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। अगर तुम्हारे मौसा जी ने कुछ कहा तो तुम सिर्फ अपने काम बंद करके जीना, और मैंने वही किया। जब तक चाचा जी जिंदा थे, मैं उनके सामने नहीं आई और चुपचाप अपना समय बिता रही। लेकिन उनके बाद ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी में कुछ शांति आ गई हो। मौसी ने पास की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया ताकि घर का खर्च चला सके, और मैंने भी घर के पास एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी और मौसी की आय से घर का खर्च अच्छी तरह से चलने लगा। इसी दौरान मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके खुद के पैरों पर खड़ा होना था। जिंदगी मेरे लिए कभी भी गुलाब की सीढ़ी नहीं रही। न ही मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद थी कि कोई आएगा और मुझे इन मुश्किल हालातों से बाहर निकालेगा। जो कुछ भी मुझे करना था, मुझे खुद ही करना था। इसलिए मैंने यह ठान लिया कि अब मुझे किसी से डरना नहीं है, और बस आगे बढ़ते रहना है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में अगर कभी मेरी माँ की मुझे याद आती, मुझे परेशानी करती, तो मैं जेल जाकर उन्हें मिलने जाती। एक दिन जब मैं अपनी माँ से मिलने गई, अचानक माँ की पीड़ा भरी चीखें मेरे कानों में आई। मैं तुरंत घर आई, क्योंकि माँ की कोठरी प्रतीक्षालय के पास थी, और मैं उसकी आवाज को हजारों में से पहचान सकती थी। मैं अचानक खड़ी होकर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल से अपनी माँ से मिलने की भीख मांगने लगी। मेरी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कांस्टेबल ने मुझे रोते हुए देखा और मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। फिर वह मुझे उस कोठरी में ले गया जहां माँ बंद थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे जैसे एक और कत्ल का एहसास हुआ। माँ मुझे जो दर्द दे रही थी, और इस दर्द को सहते हुए उसने 1 महीने में एक बेटे को जन्म दिया था। अब वह एक बेटे की माँ बन चुकी थी। यह बच्चा माँ और मनोज चाचा का था, लेकिन अब मनोज से नफरत करती थी, और हर उस चीज से नफरत करती थी जो उसे उसकी याद दिलाती थी। यही कारण था कि वह उस बच्चे की ओर देखना तक नहीं चाहती थी। उसने डॉक्टर से कह दिया कि इस बच्चे को मेरी नज़र से हटा दो। मुझे वह बच्चा नहीं चाहिए जिसका पिता मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रहा था। मुझे माँ के शब्द सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, माँ, इस मासूम बच्चे का क्या दोष था? माँ मुझे देखकर रोने लगी। उसने कहा, यह किसी का दोष नहीं था, मेरी ही गलतियां थी। मैंने अपनी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी दोनों को बर्बाद किया है। मैंने उसे दिलासा दिया, माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर मैंने चोरी छुपे उस बच्चे को अपनी माँ से ले लिया। यह बच्चा उस आदमी का था जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले ली थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इसे एक बेहतरीन इंसान बनाऊंगी, जिस पर दुनिया गर्व करेगी। मैं इसे सिखाऊंगी कि इंसानियत क्या होती है। मैं बच्चे को लेकर घर आई और उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। कुछ समय बाद माँ जेल में मर गई। उसकी मौत के कुछ महीनों बाद एक रिश्तेदार आया और मौसी से चुपचाप मेरी शादी कर दी और मुझे जेल भेज दिया। भगवान के आशीर्वाद से आज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं अपनी कहानी के जरिए हर लड़की को बताना चाहती हूँ कि अगर जिंदगी में मुश्किलें आए
तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए। ज़िंदगी की राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम हर उस मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर लड़की को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।